नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देवभूमि उत्तराखंड में वर्ष 2027 में ही विधानसभा का चुनाव होना है और उसी वर्ष हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन भी होना है, जिसकी तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। सरकार के मुखिया का दावा है कि इस बार बहुत ज्यादा की संख्या में तीर्थ यात्री आएंगे, लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं कि तैयारियों में किसी तरीके की कमी न रहे। इधर कांग्रेस ने भी कई सारे सवाल उठा दिए हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। विपक्ष के भी कई सारे सवाल हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ राजेश्वर पैन्यूली जी हैं भाजपा से, आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस से, राकेश जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और इसी के साथ मीनाक्षी जी हैं यूकेडी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HNN 24x7 में। सबसे पहला सवाल तो मेरा बीजेपी के नेता से है, राजेश्वर पैन्यूली जी आपसे है। जिस तरीके से 2027 में चुनाव भी है और अर्धकुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सिर्फ धार्मिक आयोजन रहेगा या फिर राजनीति बनाने में इसको पूरी तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर कट है कि धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न धर्म से राजनीति को जोड़ते। और ये हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक वो है, आयोजन है। आपको उस समय का भी बता दें, आज से चाहे 2000 साल पहले या 1500 साल पहले, जब कोई टेलीकम्युनिकेशन से लेकर कोई कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं होती थी, उस समय भी लोग पूरे भारत के अलग अलग कोनों से, विश्व भर के इनफैक्ट अगर कहा जाए अफगानिस्तान से लेकर के कई अलग अलग कंट्रियों से लोग उस पर्टिकुलर डेट में उस जगह पे पहुंच जाते थे। उस समय भी बड़ी गवर्नमेंट, तो इसका मतलब होता था कि एक सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम के हिसाब से लोग चलते थे। तो जो इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है, उस आयोजन को करने की सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ क्या काफी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें कि करोड़ों लोग आते हैं और उन करोड़ों लोगों के श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक अनुष्ठान कहिए, एक त्योहार कहिए, एक धार्मिक पूजन कहिए। जी बिल्कुल 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 देखा जाएगा किस तरीके से इसको स्वरूप दिया जाता है और ये किस तरीके से दिखाई देता है। आशीष जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से 2027 में चुनाव भी है और अर्धकुंभ की तैयारियां भी भव्य दिव्य तरीके से चल रही है, क्या कुछ कमी दिखाई दे रही है? क्या कुछ आपके सवाल? देखिए, अभी तो तैयारी चल रही है, अभी कमी क्या बताएं। हमको पिछला भी कुंभ याद है, जिसमें कुंभ घोटाला नाम से हमने सुना था। कुंभ घोटाला भी हुआ था और वो किसने किया था वो भी सब जानते हैं, जग जाहिर है इसके ऊपर ये आरोप लगा। लेकिन देखिए, धार्मिक चीज़ों के ऊपर सही तरीके से काम होना चाहिए, घोटालेबाजी नहीं होनी चाहिए। और अभी तो आपने एक तैयारी के लिए ठीक है एक बैठक ली है और अच्छी बात है, बैठक लेनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। लेकिन आपने वाकई ही इस मंशा से तैयारी कर रहे हैं, ये बैठक ले रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, लोगों को कोई समझ ऐसी दिक्कतें ना आए, ये सोचकर कर रहे हैं कि आप ये सोचकर कर रहे हैं कि भैया पिछली बार हमने क्या करा और इस बार हम क्या करने वाले हैं? ये क्योंकि खाने कमाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके नाम पे अभी देखो करोड़ों रुपए का बजट भी मांगेंगे, उसको भी ठिकाने लगाना है, उस तरह कई बातें होती हैं। सबसे बड़ी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अर्धकुंभ हो या हमारे जो भी अपना कांवड़ होती है, जब भी हरिद्वार में कुछ भी आयोजन होते हैं तो उस समय व्यवस्थाएं बहुत खराब होती हैं। टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं होती, पूरा हरिद्वार इतना गंदा हो जाता है कि बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो निश्चित देखिए, आप एक साल पहले अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित इस बात को सुनिश्चित करें कि वहाँ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक वहाँ पर आती है। साथ में अगर जिन जगहों में आप टॉयलेट बनाते हैं, क्योंकि टॉयलेट बनाते भी पूरे ऐसे नहीं बनाते, क्योंकि उसके नाम पे तो पैसे लेंगे, वो सब बनते हैं, लेकिन उसमें सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जाते। ये बहुत जरूरी है। अगर आप टॉयलेट बनाएंगे तो वहाँ सफाई कर्मचारी भी होने चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर जब भी कुंभ होते हैं या कांवड़ यात्रा होती है, उस टाइम पर व्यापार बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि हरिद्वार से रास्ता आता है और एक महीने तक लगभग जो है, जो हमारे बाहर से गाड़ियां आती है वो आ नहीं पाती हैं। उस प्रकार की भी कुछ व्यवस्थाएं सरकार को बनानी चाहिए कि व्यापार प्रभावित ना हो। हरिद्वार का तो व्यापार प्रभावित होता ही होता है, हरिद्वार तो अपनी जगह पे है, पर देहरादून का भी होता है, क्योंकि गाड़ियों के रास्ते आवाजाही सब यही वहीं से ही होती हैं। तो मोहन के रास्ते होती हैं, यहाँ से होती है। तो सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक साल का बहुत बड़ा समय है, अभी कोई समय की कमी नहीं है, कि व्यापार प्रभावित ना हो, रोजगार प्रभावित ना हो, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और कुल मिलाकर देखिए, धार्मिक विषय है तो धार्मिक विषय पे हम कुछ ज़्यादा ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, श्रद्धालु आए, उनको प्रॉपर व्यवस्था मिले, साफ सफाई हो। आप उधर एक एरिया में देखा पार्किंग वाला बड़ा खतरनाक एरिया है, इतनी गंदगी होती है, उस एरिया का जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पे गंदगी बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थाओं को लेकर ही तैयारियां चल रही है। देखना होगा कितनी व्यवस्था देखने को मिलती है।
राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से चुनाव भी है और अर्धकुंभ भी है, क्या लगता है क्या कुछ देखने को मिल सकता है? इसका राजनीतिकरण किया जाएगा? क्या कुछ विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिलेगा अगर कोई कमी रह गई तो? देखिए प्रिया जी, अब जनवरी में ही चुनाव भी होगा, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में ही उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव भी होगा और जनवरी में ही शायद महाकुंभ का आयोजन भी होगा। तो उस समय तो ये रहेगा कि दो महाकुंभ चलेंगे, एक राजनीति का महाकुंभ और एक संतों का महाकुंभ। तो उत्तराखंड के लिए तो ये गौरव की बात है कि ये लगभग 5 साल के बाद, यहाँ पे 5-6 साल के बाद फिर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और 12 के 12 अपने सनातनी अखाड़े उसमें आएंगे। आध्यात्मिक चर्चा होगी, देश प्रदेश विदेश में क्या हमारे सनातन की स्थिति है उस पर अपने अपने मठाधीश मठाचार्य जितने हैं वो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। सरकार का ये दायित्व तो बन जाता है कि जो भी सनातनी संत यहाँ पहुँचे या जितने भी मठ और अखाड़े यहाँ आए तो उनके लिए समुचित व्यवस्था, जो दर्शनार्थी आए उनके लिए समुचित व्यवस्था, उस समय की लोकशाही सरकार का ये कर्तव्य बनता है। और शायद इसी पर ध्यान रखते हुए, क्योंकि चुनाव का भी समय है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। 4 करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का मतलब इतनी बड़ी 50 करोड़ लोगों का कुंभ में स्नान करवा के उन्होंने एक लकीर खींच दी है। तो अब हर राज्य के सामने एक प्रश्न तो है ही है, चाहे नासिक का कुंभ हो चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, कि हम इससे बेहतर व्यवस्था दे पाएं। और जैसे हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि ये कुछ और साधनों के लिए भी उपयोग होता है, वो शब्द मैं कहने में अक्षम हूँ। तो विपक्ष का काम है उन साधनों पर नजर रखना कि लोग शाही का जो पैसा है, जो सरकार की संसाधन करने के लिए जो व्यवस्था की जाए उस पर नियंत्रण करने का काम विपक्ष का है और उस विपक्ष अपने उस पैमाने पर सरकार के साथ मिलकर वो काम भी आगे बढ़ाए। सनातनी पर्व है, बहुत अच्छा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका इनिशिएटिव भी लिया है, संतों के साथ बैठक की है उन्होंने। अब शासन प्रशासन के साथ भी बैठक कर लें जी, क्या क्या व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाएं फैली हैं और हमारा व्यापार भी प्रभावित ना हो। और अगर 50 करोड़ लोग उत्तराखंड आएंगे महाकुंभ के स्नान में, पूरा जनमानस आता है, चूंकि आजकल मीडिया का दौर है तो चीजें वायरल हो जाती हैं, नई नई चीजें, और लोगों का आकर्षण ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अब संख्या भी बहुत आती है, तो उनका भी पुनर्वास, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण ढंग से निपटता है। बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। प्रयाग जो है, मैं 1 सेकंड में अपनी बात, प्रयाग का क्षेत्र जहाँ पे ये लकीर सेट की गई वर्ल्ड वाइड, वो बहुत विस्तृत क्षेत्र है जी। वो लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में वो चीजें संपन्न करवाते हैं। हमारे पास क्षेत्र कम है, ये सरकार के लिए एक चुनौती का विषय रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने चुनौतियों का जिक्र भी किया है, मीनाक्षी जी, जिस तरीके से अभी 4 धाम यात्रा हुई, इसमें कारोबारियों को इतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्या लगता है स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक होगा महाकुंभ, अर्धकुंभ, या फिर 4 धाम की जैसी ही स्थिति बनी रह जाएगी? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम जब उत्तराखंड जैसे जो धार्मिक एक प्लेस है यहाँ पे रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात ये भी है कि यहाँ पे हर साल हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा होती है, हमारे 4 धाम यात्रा होती है, कुंभ जो है वो हमारे हरिद्वार में होता है। तो ये हमारे लिए अर्धकुंभ जो है ये एक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ये एक हमारे लिए एक मौका भी है कि किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक पटल पर लेके जाएं, किस प्रकार से हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसका उपयोग जो यहाँ की सरकार है वो कर सकती है। यहाँ पे सरकार ने अभी बताया कि तैयारियों को लेके कई मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उन तैयारियों में मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ की जो उत्तराखंड की संस्कृति है, क्योंकि करोड़ों लोग जो है हरिद्वार में आते हैं, तो यहाँ की संस्कृति को किस प्रकार से वहाँ पे प्रदर्शित किया जाए। यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं उनके लिए एक वहाँ पे कोई मार्केट की तरह बनाई जाए, कोई बाजार बनाया जाए, जिससे कि हमारा जो हस्तशिल्प का काम है या हमारे जो बुनास से बने हुए प्रोडक्ट हैं या अन्य जो जिनसे लोकल लोगों को फायदा हो, इस प्रकार का कोई बाजार वहाँ पे बनना चाहिए।
वहाँ पे जैसे अभी ये मौका है कि देखिए, क्योंकि सरकार की जरूरत है इस समय कि व्यवस्था बेहतर हो, पर्यटन का जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो, जो लोग आए हैं उनकी सुरक्षा वहां पे हो। तो इस सब के लिए सरकार यहाँ पे मिशन रोजगार भी डेवलप कर सकती है, जिसमें यहाँ के लोकल युवाओं को अस्थायी या स्थायी रोजगार देके उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से ड्रोन होता है ना, ड्रोन की निगरानी करनी है, उसको कैसे चलाया जाए, या वहां पे सुरक्षा को लेके महिलाओं के लिए वहां पे कोई इमीडिएट रिस्पांस कोई कमेटीज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ के लोकल लोगों को वहां पे इन्वॉल्व किया जा सकता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कुंभ होने के बाद जो सबसे ज्यादा समस्या हरिद्वार या उत्तराखंड फेस करता है वो होता है वेस्ट मैनेजमेंट। तो उस मैनेजमेंट के उसको टेक्निकल तरीके से जो सरकार है वो उसका निस्तारण करे कूड़े का। वहां पे जो पहाड़ के जो युवक हैं उनको वॉलंटियर बनाया जाए, एक थीम रखी जाए यहाँ पे, ताकि ग्रीन मतलब जिसे कहते हैं कि वेस्ट जो है वो कम से कम हो, उसको लेके एक थीम रखी जाए, प्लास्टिक बैन हो। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो कुंभ है वो हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत साधन बन सकता है और हमारे उत्तराखंड की पहचान वैश्विक पटल पर भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और चीज में जो कहना चाहूंगी, पारदर्शिता की बात बार बार आती है, क्योंकि जब कुंभ होता है या अन्य कोई चीज होती है उसके बाद जो निकल के आता है वो घोटाले निकल के आते हैं। तो उन घोटाले, वो इस तरह के घोटाले ना निकले उसके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये सारी जो डिटेल है वो सबके समक्ष होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये सुझाव हमने सुने और बहुत सारे आपने कि ये समाधान भी दिए हैं। ऐसे में राजेश्वर पैनोली जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि जब कांवड़ यात्रा यूपी में हुई तो उसमें नेम प्लेट का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था, और इसी के साथ जब महाकुंभ हुआ तो इसमें ये जिक्र हुआ कि विशेष समुदाय के लोगों को एंट्री नहीं दी जाए ताकि कोई घटना ना हो जो अराजक घटनाएं होती हैं। तो ऐसे में क्या उत्तराखंड में ये देखने को मिल सकता है नेम प्लेट मॉडल? और देखिए, मुझे नहीं पता, जो लोग कहते हैं, जो परसेप्शन बनाते हैं कि नेम प्लेट मॉडल और ये सब चीजें, अल्टीमेटली क्या है कि आपको धार्मिक मान्यताओं को सुप्रीमेसी देनी पड़ेगी। आप किसी पर्टिकुलर धर्म में चल रहे हैं तो उस धर्म के हिसाब से उनके जो रीति रिवाज है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, और उसको अगर इंश्योर करने के लिए कोई सरकार या कोई सत्ता कदम उठाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। और आप जहां भी देखेंगे, चाहे वो आप वेटिकन सिटी की बात करें जहाँ ईसाइयों का धर्म होता है, चाहे मुस्लिम जहाँ धर्मावली होती है वहाँ की बात कर ले, चाहे पार्शियन की बात कर ले, वहाँ की धर्मावली बात कर ले, और किसी भी धर्म में जो होता है, या बौद्धिस्ट की बात करें, कि सिस्टम होता है, उस सिस्टम से आप उस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और उस सिस्टम के हिसाब से आप चीजें करना और करना भी चाहिए, क्योंकि आप उस धर्म के लिए जा रहे हैं, उस धर्म के। तो मुझे लगता है कि उस धर्म की अगर हम कहीं बात करेंगे तो उस धर्म की बात जो है पूरी की पूरी आनी चाहिए, कहीं ना कहीं दिखाई देनी चाहिए। और उससे कुछ लोग आपत्ति अननेसेसरी करते हैं और अननेसेसरी कुछ चीजों को इशू बनाने की कोशिश करते हैं, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो लोग। जी, सरकार की तरफ से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी। सरकार की तरफ से धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये जो पूरा धार्मिक आयोजन है, इस संत अखाड़ों इन लोगों की योजना के हिसाब से चलता है। तो जो उनकी योजनाएं हैं उनको कोई ठेस न पहुंचे, उनकी कोई ऐसा न लगे कि उनको कोई धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, तो वो चीजें इंश्योर करने का काम सरकार का, और सरकार उसको इंश्योर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ देखने को मिलता है। अब छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जिस तरीके से अर्धकुंभ को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, इसी को लेकर चर्चा चल रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। लगातार तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, साधु संतों से बैठक की गई है, आगे भी कई सारी बैठकें देखने को मिलेंगी। ऐसे में कई सारे विपक्ष के सवाल भी हैं। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि राज्य को प्रयोगशाला बनाकर रखा गया है, जैसे यूसीसी का मुद्दा ही हो गया या मदरसा बोर्ड का मुद्दा हो गया,
तो ऐसे में आपको लगता है क्या जिस तरीके से यूपी में नेम प्लेट मॉडल नहीं चल पाया या विशेष समुदाय की एंट्री पर बैन नहीं चल पाया, क्योंकि वहाँ उत्तराखंड के मुकाबले जो विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय की आबादी है वो ज़्यादा है, जिससे वोट बैंक में खतरा भी देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ लगता है आपको यहाँ इसकी फिर से चर्चा होगी? देखिए मैडम, जो सनातन धर्म है वो त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। ये सब कुछ हमारे सनातन धर्म में तो हमेशा प्यार सिखाया है। सनातन धर्म कभी नहीं बोलता किसी अपने से बड़े का अनादर करो। तो फिर देवता देवी देवता तो देवी देवता है, सब एक ही होते हैं। देखो ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही है, कोई ऐसे तो है नहीं अलग है। तो सनातन धर्म में कभी भी किसी के प्रति नफरत है ही नहीं। सिर्फ नफरत अगर है तो सनातन धर्म के ठेकेदारों के अंदर है। और पिछला कुंभ मेला मुझे अभी भी याद है और आपको भी याद होगा किस प्रकार से कुंभ मेले में, क्योंकि हमारे धामी जी एक्सपर्ट है इन कामों में, उनका कुछ नहीं उत्तराखंड के अंदर करना, उन्होंने सिर्फ उत्तराखंड के अंदर किस तरह नफरत के बीज बोने, ये उनका काम है। आप देखें पिछली बार ठेलियों में नाम लिखो, जबरदस्ती बनाया, फिर वो कैंसिल करना पड़ा। फिर इन्होंने कहा मस्जिदों में जो है पर्दे लगा दो। अरे इतने सालों से कुंभ चल रहा, अब तुम कह रहे हो मस्जिद में पर्दे लगा दो, क्यों भाई? मतलब इनका काम है किसी ना किसी तरह से, कुछ इनके मूर्ख टाइप के अंधभक्त होते हैं उनको खुश करना, उन्हें मजा आता है। धामी जी ने कर दिया काम। अरे भाई क्यों मेरे देश को नफरत में फैला रहे हो? इस देश के अंदर शांति की आवश्यकता है। हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसके अंदर सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते थे, प्यार से रहते थे, और दंगइयों के तो कहीं स्थान नहीं है। अगर कोई दंगई है तो कभी मत देखो कि भाई किस धर्म का है। दंगई दंगई होता है, दंगा करने वाला दंगा करने वाला होता है। उसको इतना बजाओ कि उसकी हिम्मत ना हो, तो उसकी 7 पीढ़ी याद रखें गलत हो रहा है। लेकिन देखें सिर्फ अपने राज्य को, आपको मौका मिला, मैं कह रहा हूँ ना, आज भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है कुछ अच्छा कर दिखाने का। देखें अपना तो पेट मुझे नहीं लगता, कब कितना कमाना है, क्या करना है, आप किसी काम आ जाओ। पर इस तरह से जो आप एक हरकतें करते हो कि कभी तो इसको प्रयोगशाला मत बनाओ। और निश्चित देखो कुंभ का आयोजन हो रहा है, उत्तराखंड सौभाग्यशाली है जो उत्तराखंड में कुंभ भी होता है, कांवड़ भी होता है। तो उसको प्यार से, एक प्रतीक होना चाहिए, प्यार का प्रतीक होना चाहिए। कोई भी हमारे त्योहार है, कोई भी धर्म के, हमारे धर्म में जो चीजें हैं उसमें प्यार होना चाहिए आपस में, ना कि नफरत। तो हर त्योहार को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नफरत की ओर ले जाती है। लेकिन छोड़ो उस अतीत को, उस बात को खत्म करते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे अब कुंभ की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा समय, 1 साल से ऊपर का समय, तो आप उसको इतना भव्य बनाएं, इतना अच्छा बनाएं और एक भाईचारे का प्रतीक दें। इस त्योहार से हो, इस कुंभ से हो, किसी भी चीज से हो, भाईचारा चलना चाहिए, भाईचारा आगे बढ़ना चाहिए। नफरत की राजनीति खत्म और लूट खसोट खत्म। मतलब आप कुंभ के नाम पे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा 1 साल बचा है तो चलो भैया बजट ही ठिकाने लगा दो, इस प्रकार का काम ना करें। आस्था की चीज को छोड़ दे। वैसे तो आप माफियाओं की सरकार है, ये तो चलती रहती है, खनन माफिया, शराब माफिया, पर कम से कम यहाँ पर छोड़ दें। ये एक आस्था का विषय है, जितना हो सके अपनी तरफ से दिया जाए पर लिया ना जाए। तो मैं ये सिर्फ उम्मीद करूंगा कि नफरत नहीं फैलेगी, इससे हमारे अंदर प्यार की एक भावना जागृत हो तो सबको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से आपने कि आस्था का ये विषय है, धार्मिक एक पवित्र आयोजन होगा जिसमें ये भी देखा जाएगा कि क्योंकि बार बार बीच में ये घटनाएं सामने आती। राकेश जी मेरा सवाल आपसे है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं कि जिससे कि चीजें अपवित्र हो जाती हैं, चाहे थूक वाली घटना हो या और कुछ घटनाएं हो जो ऐसे माहौल को खराब करती हैं। तो क्या इस बार के अर्धकुंभ में कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है, किसी पर बैन लगाया जा सकता है, किसी की एंट्री पर नेम प्लेट मॉडल यहाँ उपयोग में लाया जा सकता है? देखिए प्रिया जी, मैं नोटियाल जी की एक बात से बड़ा सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हिंदू जो है, सनातनी जो है वो सहिष्णु होता है। सही है, ये सहिष्णु होता है, भाईचारे की बात यही करता है। यही वो समुदाय है जो सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा देता है। सही है, लेकिन चिंता तब पैदा होती है जब बिहार चुनाव में सीमांचल में किशनगंज और अररिया में 5 सीटें मुस्लिम बाहुल्य, जहां 70% की आबादी है, वहां पर उस समुदाय के लोग कांग्रेस को अपना नेता मानने से मना कर देते हैं और मुस्लिम लीग वहां से चुनाव जीतता है, मतलब ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतता है। सर ये सहिष्णुता तभी तक है, इसके बाद नहीं। लेकिन लोगों को ये साधने समझना के लिए चाहिए, जिस तरीके से ये हमको समझना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ 12% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं
और उत्तर प्रदेश में 18 से 20% लोग हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या अच्छी है। हम उनके किसी कारोबार में या किसी भी धार्मिक आयोजन में या उनके किसी मेले ठेले में अगर उनके धर्म की रक्षा करते हैं तो उसमें भी जागरूक और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं जी। हमने देखा है कांवड़ यात्रा में बहुत से मुस्लिम भाई बहन जिनके भीतर से सेवा भाव दिखता है और वो सेवा करते हैं। हमें कलाम की जरूरत तो देश में है, लेकिन हमें वो जो अभी बम बांट के 9 लाख का पैकेज था उसका, जी बिल्कुल, उसने अपने आप को उड़ा लिया। तो ऐसे जाहिलों की जरूरत नहीं है। जरूरत है वहां तक हम सहिष्णु हैं जहां तक आप हमको गुदगुदाओ मत। लेकिन जिस दिन आपने गुदगुदी शुरू कर दी, अब आप बताइए, आप कहते हो गरीबी जाहिलियत का कारण है, गरीबी नहीं है। 9 लाख रुपए महीने का पैकेज पर काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को फायर करता है, तो मानसिकता है। जी बिल्कुल, आप समझिए, ये सारे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। कोई भाजपा इसकी ठेकेदार थोड़ा है। इसको सबको समझना पड़ेगा कि जहां इनकी संख्या 70% से ज्यादा हुई, फिर इनके नेता बनेंगे। तो सरकार जो भी कर रही है, जो फैसले ले रही है कि हमें अपनी वास्तविकता को, अपने सनातनी परंपरा को बचाने के लिए कुछ ठोस निर्णय, कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, तो मैं इसमें सरकार के साथ हूं। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि धार्मिक आयोजन में कुछ ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई अधिक करता है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मीनाक्षी जी, मेरा सवाल ये, अब अतिक्रमण हटाने की भी बात चल रही है, अभी तक जो लोग वहां पर कब्जा जमाए बैठे हैं उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब कोई आयोजन होते हैं, चार धाम माने या फिर अर्धकुंभ माने, कांवड़ यात्रा माने, तो अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई चलती है। तो ये कितना सही है? क्योंकि जब जरूरत पड़ी तब हटा दिया और जब जरूरत नहीं है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है किसी पर भी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि अतिक्रमण जो है वो बेसिकली किसी भी जिले के लिए या किसी भी स्टेट के लिए मिसमैनेजमेंट का एक कारण होता है। क्योंकि लगातार आप देखिए, देहरादून हो या हरिद्वार हो या इन जगहों पे आप ट्रैफिक की समस्याओं से आजकल हम जूझ रहे हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है सड़कों के साइड में अतिक्रमण है। तो इस अतिक्रमण पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कुंभ के टाइम पे तो क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे जो है जो मैन स्टेपिंग होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो ये अतिक्रमण हटाना बहुत आवश्यक है। लेकिन आवश्यक ये भी है कि सरकार कई बार ऐसे जगह आप देखेंगे कि सरकार अपना वोट बैंक बसाने के लिए इस प्रकार का अतिक्रमण स्वयं करवाती है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण नहीं होता है या ठेले वालों द्वारा अतिक्रमण नहीं होता है, अतिक्रमण बड़े बड़े नेताओं के जो होटल्स होते हैं उनके द्वारा भी होता है। तो सरकार को इस प्रकार के अतिक्रमण भी हटाने चाहिए। ये नहीं कि अपने नेता हैं या अपने मेंबर्स हैं तो उनके लिए सब छूट है, और यदि गरीब तबके का व्यक्ति है तो उसके लिए उसको सिर्फ जगह से हटा दिया जाए। इस प्रकार का रवैया सरकार का नहीं होना चाहिए। एक अभी डिबेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आई थी कि कहा जा रहा था कि हम राजनीति और धार्मिक जो है, धर्म जो है उसे अलग अलग रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये सिर्फ बोलने का एक जुमला है, क्योंकि आप देखिए जब भी चुनाव आते हैं हमेशा जो मुख्य मुद्दे हैं उनको गौण कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, और सिर्फ धर्म के मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जाता है। तो इस प्रकार की बातें तो भाजपा सरकार ना ही करे कि हम धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। इन्होंने धर्म को राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और लगातार हम लोग इस चीज को देखते भी आ रहे हैं। अनुलू जी, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर कि धर्म की राजनीति करती है, हमेशा से लगते आ रहे हैं, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये लोग धीरे धीरे परसेप्शन बना रहे हैं। ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, अगर मुझे सुविधाएं दी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि धर्म की राजनीति कही जाएगी। सनातन धर्म की अगर कोई सुरक्षा करने के लिए तत्पर है तो आप एक किसी के आप कोई मिनार्टी अपीजमेंट कहते हैं, जो आप मिनार्टी की क्या बोलते हैं, तुष्टीकरण करते हैं और दूसरे धर्मों की तुष्टीकरण करते हैं। हम वो राजनीति नहीं करते, हम सबके साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग वोट बैंक की लगातार राजनीति करते रहे, खास करके जो हमारे मुख्य विरोधी पार्टी उत्तराखंड में है, वो उनका तुष्टीकरण की राजनीति है। वो कभी यूनिवर्सिटी बनाने लग जाते हैं, कभी कुछ करने जाते हैं, और यूनिवर्सिटी का हाल हम देख ही रहे हैं कि फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी में क्या हाल है। तो इस ढंग की यूनिवर्सिटियां बनाने में उनका ज्यादा ध्यान रहता है।
जो एक तुष्टीकरण करके एक वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे नहीं। हमारा भी ये है कि जो सनातन ज्यादा संख्या होगी तो उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा उनके साथ उनको सपोर्ट सिस्टम भी देना पड़ेगा, उनके धर्म के आयोजन में ज्यादा भव्य भी दिखाई देगा और तत्परता भी दिखाई देगी। अब उसको ये मान लेते हैं कि ये आपने उसके साथ दूसरे के साथ क्यों नहीं किया, तीसरे के साथ क्यों नहीं किया। हम सबके साथ करते हैं, सबके साथ बराबर काम करते हैं। धर्म की राजनीति हम कभी नहीं करते, लेकिन अपीजमेंट की राजनीति भी नहीं करते। हम किसी की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते कि एक पर्टिकुलर धर्म को सिर्फ इसलिए तुष्टीकरण किया जाए कि उसका वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जी जी बिल्कुल। आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता ने बोल दिया है। देखिए, धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की ठेकेदारी करते हैं। ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। आप बताए ना, ये समझते हैं कि हम ही ठेकेदार हैं, बाकी तो सब जो है बेवकूफ है। अरे भाई, आप ही थोड़ी हिंदू हो, सब हिंदू तो सभी हम लोग जो आज चैनल में जब बैठे हुए हैं सब हिंदू हैं, सब पूरी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ये धर्म की राजनीति, धर्म के ठेकेदार हैं, ये ठेकेदारी करते हैं और चोरी करते हैं। चोर अलग हैं, ये वोट चोर टाइप के जो लोग हैं ना, इस तरह से कहाँ चुराना है, किसके घर में डाका डालना है, इस तरह के काम करते हैं। अपना एक संगठन बना रखा है इन्होंने, RSS नाम से संगठन है इनका। उस संगठन के थ्रू ये अपने लोगों को जगह जगह जाके जासूस छोड़ते हैं। हर कार्यालय में इनके एक जासूस जरूर मिल जाएगा, कहीं भी होगा तो जासूसी करने का काम ये करते हैं। अब जो नकली वोटर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? एक कमरे में अगर 400 वोट आए तो कहाँ से आए? कौन जा रहा है वहां वोट डालने? भाई, आपके मेरे जैसे व्यक्ति तो नहीं जाने वाला अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में। ये इनके ही कुछ अपने अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं, कुछ इनका संगठन चल ही रहा है, तो उस तरह के लोग होते हैं जो इधर से उधर मूव करते हैं। हर बूथ में अगर 20 वोट 30 वोट भी एक्स्ट्रा बना दिया तो अपने 200-250 वोट से कम तो विधानसभा का होता नहीं। कितने वोट ले गए, वह उतने में जीत होनी है, इससे ऊपर थोड़ी होनी है। तो देखें, राजनीति करें विकास की। आप देखें ना, कांग्रेस का शासनकाल देखें, आज हम जिस मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, जो कर रहे हैं, ये सब कंप्यूटराइज है। और कंप्यूटर लेके कौन आया? राजीव गांधी जी। अपने घर के लिए तो नहीं लाए ना, देश के लिए लाए। और जिस दिन कंप्यूटर देश के अंदर आ रहा था, उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में लोकसभा घेराव कर रहे थे कि भैया हम बैलगाड़ी में आ गए, हमें तो नहीं चाहिए कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये उस दिन घेराव करने बैठे हुए थे। जब राजीव गांधी जी ATM लाए, इन्होंने देश बंद का आह्वान कर दिया, देश बंद रहेगा। ये लोग जो है ना, ये लोग विकास वाले नहीं है, विनाश वाले लोग हैं। इनको सिर्फ विनाश चाहिए। आज देखना, सोच देखें, उस जमाने में जब लोग खाने को तरसते थे तो कांग्रेस की सोच थी कि भैया इसरो की स्थापना करना है, हमें चांद पे जाना है। बताओ, कितनी बड़ी सोच थी। तो आज वो सोच नहीं है। आज पता नहीं क्या हो गया, ये पैसा कितना बलवान हो गया, बस पैसा 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 चाहिए बस किसी तरह। अरे आज एक बात बताएं, आज हम जैसा आम आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। करोड़ों का गेम कर दिया प्रिया जी। आम आदमी नहीं सोच सकता। वो सोचेगा जिसने पैसा, दुनिया भर का अथाह पैसा होगा, वो सोचेगा मुझे चुनाव लड़ना है। आम आदमी तो एक पार्षद और एक प्रधान का चुनाव भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। वोट खरीदे जाते हैं, इनके लोग रातों रात वोट खरीदने का काम करते हैं। आप बताएं, जिस राज्य में आपने 10-10 हजार रुपए पर घर को बांट दिए और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है, एक घर में जब 10,000 दे दिया, आपने किसका पैसा दिया? आप घर से लाए थे, अपने मामा के घर से ला रखे। तो पैसा जनता का है। आपने घोषणा करते हैं, उस टाइम पर लोगों घर में 10-10 हजार भिजवाते हैं, तो इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। बताएं, इतने मुश्किल कर दिया। उसके बाद चोरी अलग, मतलब उसमें भी विश्वास नहीं है 10,000 में, उसके बाद चोरी भी करनी है वोट की। तो इस तरीके से ही लोग काम कर रहे हैं। काम करना, चुनाव लड़ना, राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो गया तो जिस तरीके से आशीष जी आपने बताया कि ये जो जिक्र किया 10,000 और फिर चोरी का, ये बिहार चुनाव की बात आप कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी 2027 में देखने को मिल सकता है चुनाव। रिया जी, यहाँ भी चुनाव आएगा, यहाँ भी पैसे बटेंगे। अगर आपको पैसा देना है, आज दो ना। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। महिला नहीं है, यहाँ भी सम्मान करो। दिसंबर माह में आप डाल देना है साल के लिए अकाउंट 10,000 रुपए। आप 27 में सोचेंगे डालने की, यहाँ भी सम्मान करो। 10-12 चीजों की ट्रेनिंग दे दी गई है, वो शब्दों का इस्तेमाल करते रहो। उसका धरातल से कोई मतलब हो न मतलब हो, काम से कोई मतलब हो न मतलब हो, लेकिन उन चीजों को बोलते जाओ जिससे लोगों को लग जाए कि वो बातें भाजपा ही डालोगे। झूठ इतना बोलो सच लग जाए। भाजपा डालोगे जो वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कुंभ का मेला, इन्हें खास करके इन्हें आगे बढ़ के करना चाहिए था। जैसे मीनाक्षी जी ने बोला भाई, हमें कुछ चीजें यूज करनी चाहिए, कुछ चीजें
जो प्रोग्रेसिव बात ये करना चाहते नहीं, बात से दिखाई देता है प्रोग्रेसिव बात नहीं करना चाहते कि कभी आ जाएंगे वो बताना शुरू करेंगे कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उन चीजों का जो इनके पास अगर आप देखेंगे कोई भी डिबेट देख लीजिएगा, इनके 20 प्रवक्ता होंगे, 20-22 लैंग्वेज है, उन्हीं को यूज करेंगे। जो डिबेट में जो सब्जेक्ट की बात हुई है कि इतना बड़ा आयोजन होना चाहिए, कैसे सफल आयोजन हो, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़े, कैसे उत्तराखंड के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए, उस चीजों पे बात नहीं करेंगे, अपने प्रदेश की बात नहीं करेंगे, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे और इधर उधर की बातें शुरू कर देंगे और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे जो मुझे लगता है कि कहीं से जैसे अनसंसदीय शब्द होते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनको आदत है, ये उसी लाइन में पले बड़े हैं, उसी लाइन में बार बार बोलते रहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक पन्नीरू जी, सुना आपका जो भी आपने आरोप लगाए हैं, ठीक है। राकेश जी सॉरी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब अर्धकुंभ है और चुनाव भी है, ऐसे में अगर भगवान न करे कोई भी घटना होती है, क्योंकि महाकुंभ में भी देखा घटनाएं हुई, अभी हुई, विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा राजनीति करने का, चुनाव जनवरी में हो या उसके बाद हो, लेकिन बैठे बिठाए तो मुद्दा मिलना है। अब भाई जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसकी है जी अब उसके लिए हमारी बहन जिम्मेदारी थोड़ो लेगी, वो तो जो कुर्सी का बैठा है 5 साल से उसकी जिम्मेदारी बनेगी। अगर कोई घटना होती है तो यही तो सरकार का काम है कि पूरी तन्मयता से उस चीज को देखें और उसका नियंत्रण करें। लेकिन अभी राजेश्वर भाई हमारे बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यूकेडी ने बहुत अच्छी बात की, तो यूकेडी को आप अपना साथी मानते हो भैया कि विरोधी मानते हो? राजेश्वर जी, मेरा प्रश्न है, छोटा सा एक लाइन में जवाब दे दीजिए। यूकेडी आपके साथ की है? बात कही, देखिए जब अच्छी बात आपसे हो, किसी विरोधी पार्टी से हो, चाहे हमारे दुश्मन से हो, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। और अच्छी बात उन्होंने कही कि हमें उत्तराखंड की प्रोग्रेस में काम करना चाहिए, वहां तक की बात अच्छी है, क्योंकि ये मतलब नहीं कि मैं उनके साथ हूं या उनकी गलत बातों की सही मानूं। यही कारण, यही सब बातों पे तो भाजपा 80% का गोल बना के 52% पे पहुंच गई है। यही एक गोल है, यही जो बात आप करते हो, ये 80% की राजनीति जो आप करते हो और 20% की राजनीति करने वाले कई दल हैं, तो वो 20% की राजनीति को करते करते 20% पर ही अटके हैं। ये बात बहुत जल्दी सारे राजनीतिक दलों को समझ लेनी चाहिए और शायद यूकेडी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए वो 80% की बात करती है। यूकेडी जो बात आप लाके की करती है वो धीरे धीरे 10% वोट से 1% से भी नीचे आ गई है और यूकेडी ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, राजेश्वर भाई, ये 80 मैं पिछले साल से 1 साल से ये डिबेट देख रहा हूँ। यूकेडी बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व का। वो जानती है कि हमें उत्तराखंड की राजनीति करनी है और शायद ये जनमानस में बात है, ये 80% की बात करती है, ये नब्ज पकड़ रखी है राजेश्वर भाई। हम लोग देखिए, हम सबके साथ हर पॉजिटिव चीजों में साथ में है, मैं किसी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव हम लोग नहीं कहते और हम ये भी देखते हैं। मैंने आपको चेतावनी के रूप में कहा है कि आप इसे समझिएगा कि ये 80% चेतावनी को ग्रहण करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी को बना के रखते हैं और अपनी स्ट्रेटजी में सुधार करने के हम हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। क्योंकि कांग्रेस के पास जो 20% की राजनीति का एजेंडा रहता है, वो अगर जिस दिन इसको छोड़ देगी, ये पिछली बिहार के चुनाव में भी मैंने कई बार कहा है कि आप जब तक सर्वजन हित की बात नहीं करेंगे और जब आपके वो नेता जो बड़े बड़े बोलने वाले हैं वो बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप खासकर इस कम्युनिटी के बीच में जो 80% भारत की जनसंख्या है, इसके बीच में आपका फैलाव बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव खेल गया था इस बार उत्तर प्रदेश में और लग रहा है कि यूकेडी भी इस फार्मूले को अडॉप्ट कर रही है। मीनाक्षी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यूकेडी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो मैं नहीं जानती कि राजनीतिक विश्लेषक हैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस भावना के साथ वो बोल रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो ये बताना चाहती हूँ कि यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल कभी भी केंद्र के इशारों पे नहीं चलेगा, वो क्षेत्र के लोगों की बात करता है। और फिर जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, वो नारसन हरिद्वार से लेके पूरा ऊपर पिथौरागढ़ तक, वहां तक हमारा जो है वो उत्तराखंड राज्य है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, जो यहाँ का मूल निवासी है, हम उसके रोजगार की बात करते हैं,
हम उसके अधिकारों की बात करते हैं। तो ये आने वाला जो समय है उसमें आने वाले चुनाव में भी हमारा यही एजेंडा है कि हम यहाँ के स्थानीय युवकों को, यहाँ के जो जितना भी हमारा चाहे धार्मिक आयोजन है या हमारा पर्यटन है या अन्य कोई भी रोजगार का साधन है, उसमें यहाँ के मूल निवासियों को पहले यहाँ रोजगार दिया जाए। तो बहन, इसमें आप सॉफ्ट हिंदुत्व रखती हैं? देखिए, फिर वही बात आती है कि हाँ, धर्म को और राजनीति को दोनों को अलग रखना बहुत आवश्यक है। राजनीति जो है वो विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन धर्म जो है मुझे लगता है कि वो धार्मिक गुरुओं पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम सनातन की बात करते हैं या हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसका जो मतलब जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धार्मिक गुरुओं के ऊपर होनी चाहिए कि किस प्रकार से सनातन को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से उस पर कार्य करें। लेकिन जो राजनीति है वो राजनीति के तरीके से ही चलनी चाहिए। ये महाकुंभ का आयोजन हमें संतों के आदेश पे करना चाहिए कि शासन व्यवस्था पे? देखिए, जब अर्धकुंभ की बात आती है तो अर्धकुंभ, क्योंकि मैंने पहले भी शुरू में कहा कि ये हमारे उत्तराखंड में एक धार्मिक सम्मेलन टाइप हो रहा है। तो ये जो सम्मेलन है इसमें हमारा उत्तराखंड की संस्कृति का एक प्रदर्शन जरूर होना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति जो है वो विश्व के वहां पे पहुंचे। इसी के लिए हमने कहा कि यहाँ पे प्रत्येक जिले की जो संस्कृति है, जो धार्मिक जो आस्था है, वो सारी डेली मतलब किसी ना किसी रूप में वहां प्रदर्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं, प्रत्येक जिले की बात कर रही हूँ मैं, उत्तराखंड के 13 जिलों की बात कर रही हूँ, प्रत्येक जिले का जो हस्तशिल्प है या हस्तकला के जो प्रोडक्ट हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रदर्शनी वहां होनी चाहिए। तो सोचिए कि हमें सिर्फ शराब के राजस्व पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हमारे पास राजस्व कमाने के, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के कई तरीके हमारे पास आ जाएंगे। राजेश्वर जी, सुन रहे हो ना? और मैं चाहती हूँ कि अगर भाजपा की जिम्मेदारी है तो भाजपा इस चीज को करे। खुद में कई चीजों में कंफ्यूज है। अभी तो पहले उनके अपने अभी नया उनका अध्यक्ष चुना गया है, उसमें उनके लोग को बधाई देता हूँ। अभी हमारी बहन उस वाली बात पर अभी पहुंची नहीं है, वो 80% वाले। आशीष जी, आपसे सवाल है। ठीक राजेश्वर जी, ठीक सुनी, दोनों की बातें सुनी, तीनों की बातें सुनी। आशीष जी, आपसे सवाल है, जैसे ये धार्मिक आयोजन होते हैं तो कई सारे लोग सामने आते हैं जो अराजक तत्व होते हैं, इस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। थूक जिहाद की खबरें भी आए दिन देखने को मिलती है, इसको किस तौर पर देखते हैं आप? देखिए प्रिया जी, हम लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं सब राजनीतिक लोग हैं, लगभग सभी राजनीति की है, ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ भी राजनीति की मान लो, हम सब राजनीतिक लोग हैं और हमारा काम जो है राजनीतिक तरीके से बात को करना है और राज्य और देश के विकास की बात को करना है। हम धर्म बचाने के लिए हम लोग नहीं है। महाभारत में कहा गया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य, कि श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा, नहीं तब भी श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा जब धर्म भी राजा ही आया धर्म बचाने के लिए, धर्म की हानि होगी तो स्वयं प्रकट होगा और मैं स्वयं ये थोड़ी मोदी जी गलती से मत करना राजा से, वो राजा अलग थे, वो राजा अलग थे। भगवान जो है श्री कृष्ण भगवान ने कहा था जब धर्म की हानि होगी मैं स्वयं धरती पर आऊंगा और धर्म को बचाऊंगा। तो हम लोग धर्म को बचाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा काम लेकिन आशीष जी, धर्म को बचाने के लिए अब ये कलयुग में भगवान कहाँ से आएंगे? अरे भगवान किसी रूप में आएगा। अभी आप मोदी जी का रूप तो समझ बदले रहे, तो गलती से भी भगवान के किसी एंगल पे स्टैंड ही नहीं करते, उनका रूप बदले। हमें समझना पड़ेगा कि गीता में किस धर्म की बात की गई है, हानि नहीं हो रही है, कोई धर्म की गीता में किस धर्म की बात की गई, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए धर्म ऐसा होता है, देखिए अपने जीवन में भी ना कई तरह के धर्म है, अपने परिवार को चलाना भी धर्म में ही आता है, आप सच बोलना भी आपसे। देखिए धर्म के कई रूप है, तो आप उसमें मत जाएं और उसने के लिए हम बने भी नहीं है। हम धार्मिक के लिए नहीं बने, धार्मिक के लिए हमारे धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु निश्चित धार्मिक बातें भी करेंगे और हमसे लाख गुना अच्छा समझा सकते हैं। धर्मगुरु की तरफ से ही कहा जाता है, मतलब उनकी तरफ से मांग उठाई जाती है कि इन लोगों का एंट्री पर बैन लगाया जाए। महाकुंभ देखा, उसमें साफ तौर पर उन्होंने बोला कि एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। तो अब धर्मगुरु ऐसी बात करेंगे तो फिर देखें इस तरीके की बातें नहीं होती हैं, जबरदस्ती की बातें। देखिए सारा सजाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये एंट्री, कुछ भारतीय जनता पार्टी का कोई मकसद ही नहीं है। उनका मकसद है कोई नफरत फैलाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उनकी नफरती बातों में मत आओ। कुल मिला के देखिए यहाँ अर्धकुंभ हो रहा है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आशीष जी मेरे एक छोटे से धर्म के ऊपर नहीं, बिल्कुल सबकी बातें सुनी, समय कम है, सबकी बातें सुनी, आप सभी जुड़े और आपने अपनी राय रखी है, बहुत सारे सुझाव दिए हैं जिन पर काम होना।
अभी बाकी है। तो इन सुझावों पर ध्यान देना चाहिए और अर्धकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। देखना होगा कि ये धरातल पर कैसा उतर कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।